उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने का जो है योजना बनाई जा रही थी और रिम्स 2 तो कहीं भी बन सकता था। अधिग्रहण की बात आई थी इन्हीं नगड़ी गांव के जमीनों का, तब विरोध होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री खुद आए थे यहाँ पर और उन्होंने जो रैयतों से बात करके उनकी समस्याओं को रोक लगा दी थी। उस समय 2012 से नगड़ी के खेतों का, बस्ती का रसीद भी नहीं मिला। ये बहुत गंभीर मामला है। वैसे तो बोलते हैं कि किसी का भी कब्जा किसी भी जमीन पे हो तो वो उसकी ही हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो जिनका अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जो उस पे चले आ रहे थे, आज उनके पास कागज नहीं है, रसीद नहीं है। रिम्स की योजना को किसी भी बंजर या गैर मंजूरा जमीन पे ले जाए, कहीं पर भी बहुतायत है उसमें, और जो है दूसरा रसीद कटनी चाहिए। तभी हम लोग समझेंगे कि सरकार जो है संवेदनशील जो है रुख अपना रही है। रिम्स में बहुत लोड है, बहुत ज़्यादा लोड है, और जिस तरह की क्वालिटी का जो एक ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। पहले आप स्वास्थ्य जो सेवा है पूरे राज्य भर में उसको सुधारें, फिर रिम्स 2 को आप मजबूती प्रदान करें। खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रेस क्लब में, जहाँ रिम्स 2 बनने वाला था, उस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो आइए हम मैम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि मैम जो नगड़ी जो ज़मीन है वो इतना चर्चित क्यों है मैम? उसमें तो रिम्स 2 बनने वाला था और जो है वो उपजाऊ ज़मीन भी है, तो क्या कुछ मामला था? देखिए, ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है कि एक उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने का जो है योजना बनाई जा रही थी और रिम्स 2 तो कहीं भी बन सकता था। बहुत बड़ी बड़ी सुनने में आया है, सब लोग, मतलब एक तो आपके खिजरी के भी विधायक भी, उन्होंने कहा था और मांझी आ जाइए, खेतों पे मत जाइए, हम आपको ज़मीन दे देंगे। और भी गाहे बगाए बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं कि जगह जगह गैर मंजूर ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए ना। एक उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाना, और जबकि आज का समय इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाया जा रहा है। इराक एक उसका बहुत बड़ा मिसाल रहा है कि वहाँ ड्रिप इरिगेशन, मतलब जहाँ कहाँ एक बार रेगिस्तान होता था। इनफैक्ट हमारे अपने देश में भी उदयपुर में अब बाढ़ आने लग गया है, मरुस्थल माना जाता है राजस्थान। गुजरात में भी कुछ एक ऐसे बेल्ट रहे हैं जहाँ पर कभी पानी, मतलब सतह पे नहीं रहा, वहाँ पर भी सैटेलाइट के उससे ढूंढा तो वहाँ पर भी अब खेती हो रही है। यानी कि बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना, उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं। और विशेष रूप से हमारा अपना राज्य जो है, हमारा अपना आदिवासी समाज जो है, हमारे अपने जो पूर्वज हैं, उन्होंने वही जल जंगल ज़मीन अपनी प्राचीन व्यवस्थाओं को, परंपराओं को यथावत रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अंग्रेज़ों तक से भिड़ गए। और अंग्रेज भी इस बात को समझ गए कि आदिवासी समाज कभी हमसे समझौता नहीं करेगा, वो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए हमसे लड़ भिड़ जाएगा। इसीलिए हमारी ज़मीनों को बचाने के लिए सबसे पहले एसपीटी बना, फिर विल्किंसन रूल बना, फिर सीएनटी एक्ट हमारे इस राज्य के, मतलब इस भूभाग में इसका उतारा गया। और अंग्रेज़ों ने ही जो है 1918 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 के अंतर्गत और 1935 के अंतर्गत जो इस बात की घोषणा की गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो है स्वशासन रहेगा और देश में चलने वाला दूसरा कोई भी सामान्य कानून इन क्षेत्र में नहीं लागू हो सकता है। देखिए, इतनी बड़ी बात थी जो हमारे पूर्वजों ने उनको समझा दिया। आज़ादी के बाद भी भारतीय संविधान में हमारी उन्हीं कानूनों को, हमारी उन्हीं व्यवस्थाओं को, हमारी परंपराओं को और प्राचीन व्यवस्था जो ज़मीन से संबंधित थे, उन सबको यथावत अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत रखा गया है। और अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची। ये क्या है? ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आदिवासियों को उनके स्वशासन में और उनकी परंपराओं को संरक्षित करने की बातें वहाँ पर लाई गई। तो अब जब हमारा ये झारखंड राज्य का भी बहुत लंबा इतिहास संघर्ष का रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए, तो क्या हम देखते हैं कि हमारी ही अपनी चीज़ों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। हमारी ही जो खेत हैं जिनको बचाना चाहिए सरकार को, वहाँ पर जो है उतरने की तैयारी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो अपना संवैधानिक अधिकार है अपने मान सम्मान और सम्मान से जीने का,
वो सब छीनने की बात हो रही है। रोजगार छीनने की, रोजगार मतलब जो आपके खेतों में, आप नौकरी तो नहीं मिल रही है लोगों को, मगर कम से कम अपने खेत से जो उपज से वो अपना परिवार का अपना चला सकते हैं, जीवन चला सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं, उस पर ग्रहण लगता है। आपका 1954-55 में जब बिहार राज्य के एकीकृत बिहार के समय में जब अधिग्रहण की बात आई थी इन्हीं नगड़ी गांव के ज़मीनों का, तब विरोध होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री खुद आए थे यहाँ पर और उन्होंने जो रैयतों से बात करके उनकी समस्याओं को रोक लगा दी थी। उस समय प्रक्रिया पे ही रोक लग गई। इसलिए आज तक कोई स्पष्ट रूप से कोई अधिग्रहण का कागज़ नहीं मिलता। वो तो 1894 के अंतर्गत किया गया था। अब देश में 2013 में जो नया जमीन भूमि अधिग्रहण का जो कानून जारी लागू है, उसके अंतर्गत तो आप 5 साल में के बाद आपका जो अगर उसमें कोई योजना शुरू नहीं होती है तो वो सतह रैयतों को जाएगी, मुआवजे की राशि भी उनसे वसूली नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ों को दरकिनारा करते हुए अपनी मनमानी जो है, तानाशाही रवैया, राजतंत्र वाला एक मानसिकता में जो सरकार चल रही है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं पर भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 2012 से नगड़ी के खेतों का, बस्ती का रसीद भी नहीं बन रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है कि उनको अपने खेतों पे भी स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं है, मतलब कागजी तौर पे। और वैसे तो बोलते हैं कि किसी का भी कब्जा किसी भी ज़मीन पे हो तो वो उसकी ही हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो जिनका अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जो उस पर चले आ रहे थे, आज उनके पास कागज़ नहीं है, रसीद नहीं है। तो ये इनके आशंकित होने का और परेशान होने का हम लोग सबका यही कारण है कि रसीद नहीं कटना। अगर सरकार जो है सब नंबर 1 की रिम्स की योजना को किसी भी बंजर या गैर मजूरा ज़मीन पे ले जाए, कहीं पर भी बहुतायत है उसमें, और जो है दूसरा रसीद कटनी चाहिए। तभी हम लोग समझेंगे कि सरकार जो है संवेदनशील जो है रुख अपना रही है हमारे लोगों के प्रति। हम ये जो रिम्स 2 जो है इतना विवाद में, अभी देखिए रिम्स के पीछे भी बोले रिम्स के पीछे जो DIG ग्राउंड आता है वो रिम्स के अंतर्गत आता है। उसके चलते जो है वहाँ पे जो रहते थे उनको हटा दिया गया। वहाँ पे ये बोल करके हटा दिया गया कि वहाँ पर का जो ज़मीन है वो रिम्स की ज़मीन है, लेकिन जो है वहाँ पर लोग रहते थे, रसीद भी कटवाते थे। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं तो कहूँ कि हाईकोर्ट का भी ये निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो रिपोर्ट जो टीम के द्वारा, जो गठित टीम के द्वारा जो किया गया, तो हाईकोर्ट ने भी बिना उस पे तरीके से जांच पड़ताल किए हुए जो एक तरफा जो निर्णय सुना दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको वो ज़मीन खाली करवाना है। और कोर्ट का हवाला दे के ही सब लोग पहुँचे और उन्होंने तोड़फोड़ की। सोचिए, इतनी भीषण, पिछले साल तो भीषण ठंड पड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त कड़कड़ाती हुई ठंड में हम लोग के तो रूह काँप रहा था कि हम लोग घर के अंदर इतना ठिठुरते हैं, तो जो लोग बेघर हो गए, जिनको सड़क पे एक तरह से फेंक दिया गया, वो किस तरह से जी रहे होंगे। ये बहुत ही दुखदाई बात हुई है। और इसके लिए तो माननीय न्यायालय का कहते हैं जो भी फैसला, उसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मगर हम लोग इससे सहमत नहीं थे। और ये कार्रवाई बिल्कुल भी सही नहीं थी लोगों के प्रति। और DIG ग्राउंड के पास में जो किया गया, तो फिर क्यों नहीं वहाँ पर फिर करते हैं, अगर कर ही लिया। और देखिए, जिन लोगों ने अपनी कागजात भी सामने दिखा रहे थे कि हम रसीद कटवा रहे हैं, बाकायदा हम लोगों का सारा म्यूटेशन तक हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो इसके लिए तो अधिकारियों ने किया। तो यहाँ पर बातें आ रही थी कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो, मगर ये बातें जब बाद में खुली कि रिम्स के अपने अधिकृत ज़मीन पे भी उन्होंने कब्जा कभी नहीं किया, या फिर वो कहीं पर भी सरकारी अभिलेख में भी वो कहीं भी दिखता नहीं है कि ये ज़मीन रिम्स की थी, इसलिए तो अधिकारियों ने किया। अधिकारियों को भी निशाना बनाया जाना गलत है, क्योंकि अगर आपके सरकारी अभिलेख में वो सारी चीज़ें नहीं स्पष्ट हो रही हैं, तो वो तो आप किसी को भी आगे उसको कर सकते हैं, उनके दखल में दे सकते हैं।
जो ये मतलब नगरीय ज़मीन बचाओ मामला है मैम, इसमें जो है 11 तारीख को एक प्रदर्शन भी होने वाला है, उसके लिए कुछ 12 तारीख को, 12 12 मार्च 12 2026 को हम लोगों ने इन सब अभी सत्र चल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करें इस प्रति कि रसीद न कटना बहुत गंभीर समस्या है और हम उसका निराकरण चाहते हैं और तभी लोग आश्वस्त होंगे कि सरकार आगे से फिर से ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी कदम ना उठे। कितने लोग आने की? देखिए उसमें तो हमने ये निश्चित किया है कि शहीद मैदान जो है आपका धुर्वा में, वहाँ पर लोग सभी असेंबल होंगे और वहाँ से फिर पैदल चल के हम लोग कुटे जो आपका कुटे मैदान जो है, कुटे मैदान में धरना स्थल जो निर्धारित किया गया वहाँ पर हम लोग जो है अपना सभा करेंगे वहाँ पर। तो वैसे तो रांची से ही ज़्यादातर लोग आएंगे और उसके आसपास के इलाकों से आएंगे और एक संदेश है, एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं सरकार को और अगर उसमें फिर अगर बात नहीं बनेगी तो फिर जैसे पिछले साल हुआ था, लोग फिर झारखंड भर से फिर आदिवासी समाज के लोग आएंगे। मैम आदिवासी हमेशा अपने जंगल और ज़मीन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैम अधिकतर आदिवासी लोगों को ही ये सब चीज़ का मतलब सामना करना पड़ता है, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सरकार भी आदिवासी सरकार ही है बोला जाता है, लेकिन तो भी बार बार आदिवासी को ही ये सब चीज़ क्यों झेलना पड़ता है? बिल्कुल निश्चित रूप से और अपने ही राज्य में लोग अपने आप को वंचित और पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और वो ठीक है, सरकार ने कुछ एक योजना ज़रूर बनाई कि जो मेधावी छात्र हैं जो आपका मरांगोम के जो ओवरसीज़ जो स्कॉलरशिप का बाकी कितने बच्चे जा पाएंगे वहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में नहीं। आपको तैयार करना है जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो आपका ये इंजीनियरिंग का वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप उनको मजबूत कीजिए। अभी सरकार किनको मजबूत करने का काम कर रही है? मैया सम्मान के द्वारा जो है आप उनको जेब खर्च दे रहे हैं जिससे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब और उसके एवज में आपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन रोका हुआ है। लोगों को महीनों से जो बहुत ही मैं देखती हूँ बहुत बुरी हालत में मेरे पास भी आते हैं और वो बोलते हैं अपनी समस्याएं जो होती है वो मुझे बताते हैं। उसके अलावा एक इनका ये भी रहता है कि इतने महीने से हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है या किसी को विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत दुखद है। सरकार को जो एक कल्याणकारी अपनी जो योजना चलानी चाहिए और मैया समान योजना जेब खर्च देने से अच्छा आप उनको सक्षम बनाइए, आप उनको स्वरोजगार से जोड़िए, आप उनको इतना सक्षम बना दीजिए कि वो 2500 अपने जेब में लेने से अच्छा वो कई हज़ार कमाने के लिए खुद वो मतलब सक्षम हो सके। तो और आदिवासियों को जहाँ तक बात है तो हमारे लोगों में प्रतिभा है, मगर अभी इतने मक्खड़ जाल हो गए हैं कि लोग अपने आप को बहुत वंचित और जो चाह के भी बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस लाइन में भी जाना चाहता है तो हम लोग देखते हैं कि उनको इतने सारे प्रोसेस में उलझा दिया जाता है कि वो पीछे हट जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ शिक्षा का घोर अभाव है क्योंकि CM एक्सीलेंस स्कूल फॉर एक्सीलेंस तो खुल गया है, मगर आपके जो सरकारी स्कूल हैं अभी भी वहाँ पर टीचर्स की कमी है। टीचर्स की कमी होने के चलते हमारे बच्चों को जो है जिस स्तर का शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो हिंदी ठीक से पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरी चीज़ जो विषय में भी बहुत एक्सेप्शनल अपवाद में होते हैं बच्चे जो अपनी मेहनत से या फिर लगन से वो आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो जो ग्रामीण क्षेत्र में भी एक एक बच्चा साक्षर तरीके से नहीं होगा, साक्षर हो जाना काफ़ी नहीं है, उसको तरीके से शिक्षा हासिल जब तक नहीं होगी ये राज्य भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये लूट का जो सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे वो ज़मीन का हो या हमारी संपदाओं का हो, वो हमेशा बरकरार रहेगा। आज क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं, हमारे जो हर एक इलाके में
हमारे युवाओं को या तो नशा पान में वो लोग फंस रहे हैं, या फिर ड्रग एडिक्शन में पड़ रहे हैं, या फिर आपका जो है दलाली में उनको मतलब एक तरह से कर रहा है। तो वो शिक्षा के अभाव से हो रहा है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो उन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। और स्वास्थ्य का भी जो है रिम्स तो बनाने के बारे में बात होती है, हम उसका समर्थन करते हैं, मगर आप आज भी अगर छोटा सा भी कोई चीज़ होगा ना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने व्यवस्था सदर हॉस्पिटल में नहीं दी है, रेफरल हॉस्पिटल में नहीं दी है, तो वो सारे रेफर हो जाते हैं रिम्स में। रिम्स में बहुत लोड है, बहुत ज़्यादा लोड है, और वो जिस तरह की क्वालिटी का जो एक ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो रिम्स पहले आप स्वास्थ्य जो सेवा है पूरे राज्य भर में उसको सुधारें, फिर रिम्स 2 को आप मजबूती प्रदान करें। खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, सफाई, डॉक्टर्स को दवाइयों की सप्लाई, और आज भी जो मरीजों को बाहर से दवाइयाँ, बहुत सारी महंगी दवाई, जो आपको 5-10 रुपए की दवाइयाँ तो आपको फ्री में दे रही है सरकार, मगर जो महंगी दवाई जिसको खरीदने में वो सक्षम नहीं है उसको लोगों को लेना पड़ रहा है। मैम जो यहाँ पर रांची में रिम्स है मैम, उसकी आपने बात की, उसकी कंडीशन आज इतनी ख़राब है कि आज भी लोग जो है वो जो गली बना हुआ है वहाँ पर लेटे रहते हैं। जो डॉक्टर है वो टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। जो रिम्स का जो एम्बुलेंस गाड़ी है मैम, वो भी हमेशा भी चर्चे में ही रहता है कि वो आधे रास्ते में ही ख़राब हो जाता है, या तो पेशेंट टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है। अगर पेशेंट टाइम से पहुंच रहा है तो डॉक्टर मौजूद नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर मौजूद है तो नर्स वहाँ ठीक से ये नहीं करी। तो ये सब चीज़ मैम पहले व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, उसके बाद अगर व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा मैम रिम्स 2 कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, फिर उसको आप कैसे चला पाएंगे जब आप पुराने को ही नहीं व्यवस्था। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको राज्य भर में जो अगर आप स्वास्थ्य सेवा अगर कर लेंगे ना तो रिम्स में इतना बोझ नहीं पड़ेगा। और रेशियो पेशेंट और टीचर, ये आपका डॉक्टर्स का और नर्सेस का गड़बड़ाया हुआ है। जितनी जनता वहाँ पहुँच रही है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, आपके नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है, आपके दूसरे स्टाफ उपलब्ध नहीं है, तो कैसे चलेगा वो? तो हमने पिछले साल ही जाना हुआ था रिम्स में, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो पेशेंट्स थे उनको भी तरीके से जो है नहीं सब सुविधाएं मिल पा रही थी। और हमने कुछ एक जगह में देखा बड़े बड़े चूहे जो है वो घूम रहे थे। तो ये बहुत ही मतलब जहाँ जिस चीज़ को बहुत टिप टॉप रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ पर गंदगी का जो है अंबार। हाँ, पहले से जो है बदबू हटी है, मगर उससे बहुत व्यवस्था में सुधार नहीं आया है। जी, और मैम ये भी हम लोगों से हम लोग बात करते हैं तो हमें ये भी पता चलती है कि रिम्स 2 बनाने से क्या फ़ायदा होगा जब रिम्स 1 का व्यवस्था ही ठीक नहीं होता है, उसका व्यवस्था ही ठीक नहीं होता है। आए दिन लोग मैम रिम्स जो है वो हम लोग के लिए बना हुआ था, आम लोगों के लिए बना हुआ था, ताकि उनका इलाज जो है वहाँ पे सफलतापूर्वक हो सके। लेकिन आज कई लोग ऐसे भी हैं मैम कि जो रिम्स से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यवस्था ठीक है, डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे, नर्सेस उनका ज़्यादा ख्याल रखेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि एक एशिया का एक समय में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो RMCH जाना जाता था, जिस समय बना था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो उससे रिम्स में हुआ। तो अब पहले तो पूरे बिहार का था इसमें, अब झारखंड बना, तो वो मतलब लोड तो कम हुआ है पेशेंट का, मगर क्योंकि स्वास्थ्य सेवा राज्य भर में तरीके से नहीं है, इसीलिए सबको रेफ़र कर दिया जाता है। कोई भी आपका नॉर्मल मीडियम उसका जो होगा उसका से लेके आपका जो सीरियस कंडीशन के भी जो पेशेंट सारे रिम्स पहुंच रहे थे। डॉक्टर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं रिम्स में, मगर जो आपका वक्त मतलब पेशेंट का जो लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तब नहीं हो पाएगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने देखा है, कई मेरे क्षेत्र से ही आ रहे होते हैं लोग, उनको ऐसा सेटिंग रहता है एम्बुलेंस के उसके साथ में ड्राइवर या खलासी के जो रहता है उनके साथ, वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसा देता है। कई बार लोग को पता चलता है, मैं रिम्स में मैंने वहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ और पता चल रहा है कि वो सरकारी प्राइवेट में घुस गए,
और फिर उनके लिए फिर वो बिल पे पर कर पाना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास तो अपना गुजारा करने के लिए व्यवस्थाएं ढंग से नहीं होती हैं, तो वो इलाज कराने के लिए कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, या तो उनको खेत बेचने पड़ेंगे अपने। तो ये स्थिति जो है, तो सरकार को सबसे पहले तो अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य मंत्री पहले जो राज्य भर के जो अपने जितने भी हैं उसमें ये देखना जरूरी होगा कि किस तरह के मतलब केसेस यहाँ रेफर हो रहे हैं रिम्स में, ताकि लोड ना बढ़े। और जो हमारे जैसे गुमला का ही सदर का हॉस्पिटल है, 14 डॉक्टर्स की हैं, मगर वो सीट कभी भी भरता नहीं है उतना, वो 9-10 ही रहता है। रेफरल में भी आपके 9 अगर सीट्स हैं तो वो 3-4 और कभी कभी तो सिर्फ एक प्रभारी रहेंगे और एक आध दो डॉक्टर, और बस इसी तरह से चल रहा है। तो पहले आप डॉक्टर्स की बहाली कीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए और उनको फील्ड पोस्टिंग में भेजिए। हाँ, मगर मेरा यही कहना है कि आप व्यवस्थाओं पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर्स की भी सुविधा, क्योंकि एक दो डॉक्टर्स रहते हैं तो वो पिसते हैं उस चक्कर में, इसलिए भी रेफर हो रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी भी बहुत बड़ा जो है रेफरल और सदन में एक कारण है कि केसेस का रिम्स में रेफर होना। तो इसलिए डॉक्टर्स का आप नियुक्ति करें और व्यवस्था बनाएं प्रखंडों में, तो फिर रिम्स में ये लोड नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भी हर जगह की एक सीमा निर्धारित रहती है, उससे ऊपर जो है व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। तो इस बात को समझना होगा सब लोग। तो ये हमारे से थी पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, और मैम का साफ कहना ये है कि हम लोग रिम्स 2 के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग जो है, क्योंकि वो उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ के अलावा अगर कहीं और पॉसिबल है तो वहाँ रिम्स 2 बनने चाहिए। और मैम ने ये भी कहा कि रिम्स 2 बनने से पहले व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, कि पहले व्यवस्था ठीक हो, उसके आगे फिर कुछ प्रोसेस हो। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी, और लाइव लगातार कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ प्रिया किस्पोटा। धन्यवाद।